नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का दर्द। जिस दिन माँ अपने ही बेटे की आंखों में अपना आसमान खोजती है, उसे क्या पता होता है कि वही आंखें एक दिन उसके लिए बाजार बन जाएंगी। जरा सोचिए, वो माँ जो रातों की नींद बेचकर आपके बचपन के सपने खरीदती रही, वही माँ बुढ़ापे में कुछ नोटों के लिए किसी अजनबी के घर नौकरानी बनाकर भेज दी जाए। कैसा लगेगा आपको? दुनिया के सामने संस्कारी बेटा, संस्कारी बहू, आदर्श परिवार का मुखौटा, मगर बंद दरवाजों के पीछे माँ के प्यार का सौदा। क्या सच में आज की औलाद के लिए अपने सपनों की कीमत माँ बाप से ज़्यादा हो चुकी है? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक सरस्वती की नहीं, हम सबकी ज़मीर का आईना है। और शायद आप यह सुनकर खुद से एक बार जरूर पूछेंगे, कहीं हम भी तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा किसी और तरीके से तो नहीं कर रहे। शाम की हल्की धूप आंगन में बिखरी हुई थी, चिड़िया चहक रही थी और रसोई से तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सरस्वती देवी, उम्र लगभग 65 के आसपास, चेहरे पर झुर्रियां तो थी, पर आंखों में अब भी चमक और ममता भरी मुस्कान थी। आज भी वह रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाकर मंदिर गई थी। घर लौटी तो बहू मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आप बस हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ता प्लेट में लगा कर लाती हूँ। सरस्वती जी के दिल में एक मीठा गर्व उतर आया था। सोचती रही, कितनी भाग्यवान हूँ मैं। एक ही बेटा है, पर वो भी खूब कमाता है। बहू भी पढ़ी लिखी और सबसे बड़ी बात, मुझे माँ कहकर पुकारती है। वो अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर गर्मा गर्म पोहे का पहला निवाला ही मुंह में डाल रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। बहू मीरा ने जल्दी से हाथ पोंछे और दरवाज़ा खोला। सामने उनकी पड़ोसन लीला चाची खड़ी थी, बाल बंधे हुए, हाथ में पूजा की थाली, पर चेहरे पर हमेशा वाली टोह लेने वाली मुस्कान। अरे मीरा बिटिया, सुबह सुबह परेशान तो नहीं किया? सोचा जरा देखूं शहर की सबसे भाग्यशाली सास आज क्या नाश्ता कर रही है। कहती हुई वो हंसती हुई अंदर आ गई। सरस्वती देवी को नाश्ता करते देखा तो थोड़ी लंबी सांस भरकर बोली, वाह रे भाग्य। सरस्वती बहन, तेरी तो लॉटरी लगी है। तेरी बहू तो तुझे महारानी बनाकर रखती है। हमसे पूछो, हमारी बहू को तो ये तक याद नहीं रहता कि मैंने चाय पी भी है या नहीं। सरस्वती देवी के चेहरे पर गर्व की चमक दौड़ गई। उन्होंने प्यार से मीरा की तरफ देखा। अरे लीला, क्या बताऊं तुझे, मेरी बहू बहुत समझदार है, सबका ख्याल रखती है। मुझे तो कभी लगने ही नहीं देती कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मीरा ने झेप कर हल्की मुस्कान दी, नजरें झुका ली। अरे माँ जी, बस आप यूं ही खुश रहिए। इतना कहकर वो रसोई में वापस चली गई। लीला चाची हंसती रही। मन ही मन थोड़ी जलन भी हो रही थी, पर जानना नहीं चाहती थी कि इस घर की चमक के पीछे क्या छुपा है। सरस्वती जी का पूरा दिन घर के काम, पूजा, पौधों में पानी और थोड़ी बहुत पड़ोसन से बातें करते बीत गया। शाम को 6 बजे के आसपास सरस्वती देवी अपने कमरे में गई। अलमारी से पुरानी नीली डायरी निकाली और पलंग की सिरहाने बैठकर लिखना शुरू किया। आज मीरा ने मेरे लिए अपने हाथ से पोहा बनाया। राघव सुबह जल्दी ऑफिस चला गया। जाते जाते माथा चूमना नहीं भूला। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। वो लिख ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। उनका बेटा राघव अंदर आया, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर हल्की थकान, पर माँ को डायरी लिखते देख मुस्कुरा उठा। अरे माँ, आप भी ना रोज़ रोज़ ये डायरी में क्या लिखती रहती हो? कभी हमें भी तो दिखाओ, कितना बुरा भला लिखा है हमारे बारे में। सरस्वती देवी ने डायरी बंद कर दी और चश्मा उतारते हुए मुस्कुरा पड़ी। अरे पगले, ये सब दिल की बातें हैं, सबको सुनाने के लिए थोड़ी ना लिखती हूँ। जब मैं नहीं रहूँगी ना, तब ये डायरी ही तुम्हारी माँ का सबसे बड़ी निशानी होगी। राघव का चेहरा एक पल को उदास हो गया। माँ, ऐसी बातें मत किया करो,
आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, समझी? मुझे और कुछ मिले या ना मिले, बस आप मेरे पास रहें। सरस्वती ने बेटे का हाथ थाम लिया। बच्चे, माँ बेटे का रिश्ता सांसों से भी आगे चलता है। तू जहाँ भी रहेगा ना, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर होगा। राघव ने सिर झुका लिया। होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों की नमी छुप ना सकी। उसी समय कमरे का दरवाज़ा फिर खुला। मीरा अंदर आई। चेहरे पर हल्का खिंचाव था। राघव, अगर इमोशनल बातें ख़त्म हो गई हों तो ज़रा बाहर चलो, चाय और पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। काम भी तो देखना होता है ना। राघव ने माथे पर हाथ मारा। ओहो, मैं तो चाय पकोड़े के लिए बोलना भूल ही गया था माँ को। मीरा तुनक कर बोल उठी। तुम हमेशा भूल जाती हो। ठीक है, तुम लोग आ जाओ, मैं टेबल पर लगा देती हूँ। उसके जाने के बाद सरस्वती बोली, बेटा तू भी कमाल है, इतनी देर से बैठा है और बहू को यह तक नहीं बताया कि चाय बना दे। चलो बाहर, नहीं तो वो सचमुच नाराज हो जाएगी। दोनों हंसते हुए बाहर आ गए। आंगन में प्लास्टिक की मेज़ पर चाय और गर्मा गर्म मिर्ची के पकोड़े सजे थे। मीरा ने सबके सामने प्लेट रख दी। लो माँ जी, गरम गरम खाइए, मुझे पता है आपको पकोड़े कितने पसंद है। पहला पकोड़ा मुंह में डालते ही सरस्वती ने आंखें बंद कर ली। वाह बहू, सच में मज़ा आ गया, बिल्कुल मेरे मन का स्वाद। राघव भी मुस्कुराया। आज तो ऑफिस का सारा तनाव उतर गया। मीरा, कमाल कर दिया तुमने। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ टोका। बस बस, अब ज़्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो रोज़ ही पकोड़े तलने पड़ेंगे। मेरे भी हाथ हैं, मशीन नहीं हूँ, कहकर वो अंदर चली गई। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में कहीं न कहीं थकान और झुंझलाहट थी। रात को खाना खाकर सब अलग अलग कमरों में जा रहे थे। सरस्वती जी ने टीवी ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगा लिया। किसान आंदोलन, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, वो ध्यान से देख रही थी। इतने में राघव फिर आकर पास बैठ गया। माँ, आप हर समय ये न्यूज़ ही क्यों देखती रहती हैं? इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, उनमें कितनी अच्छी कहानियाँ होती हैं, वो क्यों नहीं देखती आप? सरस्वती हंसी। अरे बेटा, सीरियल में तो वही झगड़े, सास बहू की लड़ाइयाँ, शक बदले, इन सब से क्या मिलेगा? असली दुनिया की खबरें देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक औरत को घर के साथ साथ बाहर के हालात से भी खबरदार रहना चाहिए। तभी मीरा जी पास आकर बैठ गई। माँ जी, आप सच में बड़ी समझदार हैं। आपने इस घर को नहीं, हमें भी संभाल रखा है। मैं तो कई बार सोचती हूँ, अगर आप न होती तो मैं नौकरी, घर सब कैसे कर पाती। सरस्वती का चेहरा खिल उठा। उन्होंने प्यार से मीरा के सिर पर हाथ रख दिया। बिटिया, तुम्हारी जैसी बहू मिलना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राघव ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। माँ ने पूरे जीवन हमारे लिए जिया है, अब समय हमारा है कि हम माँ का हर सपना पूरा करें। सरस्वती के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मेरा बेटा, मेरी बहू सच में मुझे बहुत चाहते हैं। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। उन्हें क्या पता था यही भरोसा कल उनके दिल को चकनाचूर कर देगा। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पसरी हुई थी। राघव और मीरा अपने कमरे में थे। मीरा लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। दिल्ली, जयपुर, इंदौर में चल रहे नए बुटीक की तस्वीरें, इंस्टाग्राम रील्स, फैशन शो। राघव, देखो, अगर हमारे पास भी एक बड़ा कमरा होता, मैं छोटा सा बुटीक शुरू कर लेती। ऑनलाइन ऑर्डर भी मिलने लगेंगे। कितनी लड़कियां काम पर रख सकती हूँ। लेकिन वो अचानक चुप हो गई। लेकिन राघव ने पूछा, लेकिन घर में जगह ही कहाँ है? एक कमरा तुम्हारा ऑफिस, एक हमारा, एक माँ जी का हॉल अलग। मैं अपने सपने कब पूरे करूँगी? माँ जी का कमरा खाली हो जाता तो मैं वहाँ अपना वर्कशॉप सेट कर देती। तुम्हें भी तो बड़ा ऑफिस चाहिए था ना। राघव ने बोहें चढ़ा ली। मीरा, ये क्या बात हुई? माँ को कहाँ भेज दूँ? तुम भी ना हर समय प्रैक्टिकल बनने की बात करती हो। मीरा ने लंबी सांस ली। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि माँ जी को कहीं फेंक दो।
लेकिन तुम्हें याद है ना, तुम्हारे कॉलेज वाला दोस्त संदीप, जिसकी पत्नी के घर में कोई बड़ा नहीं है, उसकी माँ नहीं है, पिता गांव में रहते हैं, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। पिछली बार फ़ोन पर कह रहा था कि अगर कोई बुजुर्ग औरत मिल जाए तो कुछ दिन उनके साथ रह सके तो उन्हें बहुत सहारा हो जाएगा। राघव ने कहा, हाँ कुछ ऐसा बोला था उसने, पर उसमें हमारा फ़ायदा क्या? मीरा की आंखों में अजीब सी चमक उभरी। फ़ायदा? पहला, माजी को लगेगा कि वो किसी को सहारा देने जा रही है, यानी पुण्य का काम। दूसरा, कुछ महीनों के लिए उनका कमरा खाली हो जाएगा, हम अपने सपने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। तीसरा, संदीप तो खुद कह रहा था कि वो अच्छे पैसे देने को तैयार है। कह रहा था, भाभी जैसी देखभाल करने वाली हो तो मैं महीने का 20-25 हजार भी दे दूंगा। सोचो, माँ जी की सेवा के नाम पर हमें एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी। राघव ने धीमे स्वर में कहा, तुम ये सब पहले से सोचकर बैठी थी क्या? मीरा ने आंखों में आंसू भर लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारी भी कोई पहचान हो, सिर्फ अच्छा बेटा अच्छी बहू के टैग से आगे। जिंदगी भर जिम्मेदारियों में ही उलझे रहे तो अपने लिए कब जी पाएंगे राघव? राघव के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। एक तरफ माँ की ममता, दूसरी तरफ पत्नी की महत्वाकांक्षा। वो चुप हो गया। उसी समय बाहर बालकोनी में रखी पुरानी लोहे की बाल्टी हवा से गिर गई। टन की आवाज हुई। दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। कहीं माँ ने कुछ सुन तो नहीं लिया? मीरा घबरा गई। राघव ने जाकर देखा, बाल्टी उल्टी पड़ी थी, कोई नहीं था। कुछ नहीं है, सो जाओ, बहुत सोच लिया आज। पर इस रात की बातचीत ने आने वाले तूफान की नींव रख दी थी। अगली सुबह हमेशा की तरह सरस्वती पौधों में पानी दे रही थी। पीछे से राघव धीरे से आकर बोला, माँ जरा बैठोगी? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सरस्वती ने मुड़कर बेटी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। क्या बात है बेटा? राघव ने गला साफ किया। माँ, मेरा कॉलेज वाला दोस्त संदीप है ना, याद है? उसकी पत्नी का अंतिम महीना चल रहा है। घर में कोई भी बड़ा नहीं है। कल रात बात हो रही थी तो बहुत परेशान लग रहा था। मैं सोच रहा था अगर आप कुछ दिन वहां जाकर रह जाएं तो उसे बहुत सहारा मिल जाएगा। सरस्वती एक पल को चुप रही। दिल में हल्का सा खटका भी हुआ। मैं जाऊंगी तो ये दोनों अकेले कैसे रहेंगे? बेटा खाना कैसे खाएगा? बहू नौकरी करती है। मीरा पीछे से चाय की ट्रे लेकर आई और बात में शामिल हो गई। माँ जी, मैं तो कहती हूँ आपको जरूर जाना चाहिए। आप तो हमेशा कहती है ना कि दूसरों की मदद जहाँ हो सके वहाँ करनी चाहिए, और वहाँ कौन है उनका? कोई हेल्प नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ऐसे समय में अगर आप जैसी माँ उनके साथ होंगी तो उन्हें कितनी ताकत मिलेगी। सरस्वती ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनापन था, चेहरे पर चिंता की रेखाएं, जैसे सचमुच किसी अपने की फिक्र हो। लेकिन बेटा, मैं चली जाऊंगी तो तुम दोनों? मीरा ने जल्दी से बात पकड़ी। अरे माँ, हमारी चिंता मत कीजिए, मैं खुद सब संभाल लूंगी। ऑफिस से थोड़ी रियायत ले लूंगी। और हाँ, आप ज़्यादा दिन मत रहना, बस जब तक बच्चा हो जाए और बहू थोड़ी संभल जाए तब तक। राघव ने भी सिर हिलाया। हाँ माँ, सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है। और हाँ, संदीप ने कहा कि वो आपके रहने खाने का पूरा ध्यान रखेगा, आपकी सेवा करेगा। आप बस वहाँ माँ बनकर रहना। सरस्वती जी के चेहरे पर धीरे धीरे सहजता लौट आई। उन्हें लगा शायद ईश्वर ने मेरे लिए ही यह सेवा का काम भेजा है। ठीक है बेटा, अगर मेरे जाने से किसी का भला होगा तो मैं क्यों मना करूंगी। मीरा के चेहरे पर भीतर तक संतोष की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। अगले 2 दिन घर में बस इसी की तैयारी होती रही। कपड़े निकालना, दवाइयाँ रखना, टिकट की बात, यहाँ का इंतजाम। मीरा कपड़े तह करती हुई बोली, माँ जी ज़्यादा सामान मत ले जाइएगा, बस 2-3 साड़ियाँ, एक गर्म शॉल
और आपकी दवाइयाँ, वहाँ संदीप भैया आपको कोई कमी नहीं होने देंगे। सरस्वती मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, मुझे भी क्या चाहिए, बस 2 जोड़ी कपड़े और तुम्हारी तस्वीर। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी फोटो निकाल ली जिसमें राघव छोटे बच्चों की तरह उनकी गोद में बैठा था। पड़ोसन लीला चाची भी आ गई। अरे सरस्वती बहन, सुना तो कहीं जा रही है, क्या बात है? मीरा तुरंत बोली। कुछ खास नहीं चाची, राघव के दोस्त की पत्नी को बच्चा होने वाला है, वहाँ कोई बड़ा नहीं है। माँ जी बस कुछ दिन के लिए मदद करने जा रही है। आज रात की ट्रेन है, कल सुबह पुणे पहुंचेगी। लीला चाची ने पूछा, और कब तक वापस आएगी रे? मीरा ने जल्दी से उत्तर दिया, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, जब तक बच्चा नहीं हो जाता तब तक। सरस्वती बस मुस्कुरा दी। दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट थी, पर बेटे और बहू की आंखों में अपने लिए जो भरोसा दिख रहा था, उन्होंने अपने डर को चुप करवा दिया। रात को स्टेशन पर भीड़ थी। ट्रेन की सीट पर बैठते हुए सरस्वती की आंखें भर आई। राघव बेटा, तुम दोनों कैसे रहोगे मेरे बिना? मुझे तो लगता है एक दिन भी नहीं काट पाऊंगी। राघव ने उनका हाथ कसकर थाम लिया। माँ, यह सब तुम्हारे संस्कार हैं कि आज कोई तुम्हें अपने घर अपने सबसे कठिन समय में बुला रहा है। बस थोड़ा धैर्य रखना, मैं रोज़ फ़ोन करूँगा। तुम तो जानती ही हो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मीरा ने भी झुककर उनके पैर छुए। माँ जी, आप बस वहाँ अपना ध्यान रखना, यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। मैं हूँ ना, आपका घर मेरा जिम्मा है। ट्रेन ने लंबी सीटी दी। सरस्वती ने खिड़की से बाहर झाँका, हाथ हिलाया और धीरे धीरे स्टेशन पीछे छूटता चला गया। उन्हें क्या पता था, ये ट्रेन सिर्फ शहर नहीं, उनकी जिंदगी की दिशा भी बदलने जा रही है। सुबह की ठंडी हवा और प्लेटफॉर्म पर चाय वालों की आवाज़ें। कटिंग चाय, मसाला चाय, घोषणा हुई। अगला स्टेशन पुणे जंक्शन। सरस्वती जी ने साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपना पुराना बैग पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरी। भीड़ में से एक आदमी आगे आया, उम्र करीब 35 साल, शर्ट पैंट में, गले में ऑफिस का आईडी कार्ड लटका हुआ था। नमस्ते, आप ही सरस्वती काकी हैं ना? मैं संदीप, राघव का दोस्त। सरस्वती के चेहरे पर राहत की लकीर दौड़ गई। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। इतना बड़ा शहर है, मैं तो डर ही रही थी। संदीप ने आदर से बैग हाथ में लिया। काकी, अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, आप यहाँ मेरी माँ की तरह रहेंगी। चलिए, गाड़ी बाहर खड़ी है। कुछ ही समय बाद वो एक अच्छी खासी सोसाइटी के सामने रुके। बाहर गमलों में लगे फूल, अंदर साफ सुथरा हॉल। अंदर से एक पतली सी औरत निकली। चेहरा हल्का पीला, पेट थोड़ा उभरा हुआ था। साफ दिख रहा था कि 8वां-9वां महीना है। नमस्ते काकी, मैं अनन्या, संदीप की पत्नी। आप आ गई, अब तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। सरस्वती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, अब तो चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। संदीप ने एक छोटी से कमरे की ओर इशारा किया। काकी, ये आपका कमरा है, ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, इसलिए मैंने नीचे वाला खाली करा दिया। कमरे में छोटी सी पुरानी खाट, एक अलमारी और खिड़की पर पतला सा पर्दा। सरस्वती ने मन ही मन सोचा, कमरा साधारण है, पर अपना क्या है, कुछ दिन की तो बात है। थोड़ी देर बाद अनन्या चाय बिस्किट लेकर आई। काकी, ये लीजिए, और दोपहर को संदीप बाहर से खाना ले आएगा। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पाती। सरस्वती ने तुरंत टोका। अरे बेटा, बाहर से क्यों मंगवाते हो, मैं हूं ना, आज तो जैसे तैसे चला लो, कल से सब मैं ही देख लूँगी। संदीप ने अनन्या की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान सरस्वती पढ़ नहीं सकी, पर उसके पीछे कुछ और लिखा था। इधर इंदौर में मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने राघव के कमरे में घूमते हुए कहा, राघव, सोचो जरा, माजी का कमरा अब खाली है, हम उसे थोड़े बदलवा लेते हैं। एक साइड तुम्हारा ऑफिस सेटअप, दूसरी तरफ मेरा बुटीक का काम शुरू। किराए पर देने की भी जरूरत नहीं, हमें ही फायदा होगा। राघव ने पहले हल्का विरोध किया, फिर मीरा की बातों में बहता चला गया।
उसने बैंक से पैसे निकाले, नया फर्नीचर देखने लगा। दोनों ने अपनी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। फोन पर वो सरस्वती से बात भी करते, पर बहुत छोटी सी, जल्दी जल्दी में। माँ, सब ठीक है, दवाई समय पर, अच्छा ठीक है, मुझे मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। उधर पुणे में सरस्वती सुबह उठकर झाड़ू पोछा, किचन, नाश्ता, अनन्या की दवाई, फिर दोपहर का खाना, शाम की चाय, दिन भर काम ही काम। वो सोचती, मैं तो सिर्फ मदद करने आई हूँ, पर शायद मदद करने का मतलब ही सब कुछ अपने सिर पर ले लेना होता है। कुछ दिन बीत गए। एक दोपहर जब वो आटे में हाथ सने हुए रोटी बेल रही थी, तभी संदीप का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, राघव। संदीप ने फोन उठाया। हाँ राघव, सब ठीक है, तेरी माँ अभी रसोई में है, चाहो तो बात करा देता हूँ। रसोई से ही सरस्वती ने आवाज़ सुनी, राघव, मेरा राघव। उन्होंने जल्दी से हाथ झाड़े, अप्रेन पर आटा पोंछा और भागकर हॉल में आई। दे रे बेटा फोन, दे, मैं बात करूंगी अपने बच्चे से। उन्होंने फोन छीन लिया, हाथ अभी भी हल्के गीले थे। हेलो राघव बेटा, कैसा है तू? और मीरा, बहू कैसी है? राघव की आवाज़ हल्की भर्रा गई। मैं ठीक हूँ माँ, और मीरा भी। आप कैसी हो? बहुत काम तो नहीं करती ना? सरस्वती ने अपने ही आंसुओं को आवाज़ में घुलने नहीं दिया। अरे तेरी माँ को क्या होगा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो मैं आलू पराठे बनाने ही वाली थी, तुम्हारे इस दोस्त और उसकी बिटिया, अरे बहू के लिए। वो आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही फोन कट गया। हेलो राघव बेटा, सुन रहा है? हेलो, वो बार बार बोलती रही। संदीप ने थोड़ा चिढ़कर फोन उनके हाथ से ले लिया। काकी, फोन कट गया है, और अगली बार फोन उठाने से पहले हाथ धो लीजिएगा ना, पूरा स्क्रीन गंदा हो गया। उसके बोलने के तरीके ने जैसे उनके दिल पर हल्का सा घाव कर दिया। अनन्या ने बात संभाली, काकी बुरा मत मानिएगा, संदीप अपने फ़ोन को लेकर बहुत पजेसिव है, मुझे भी नहीं देता, आदत खराब है उसकी। सरस्वती ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, बुरी बात कैसे मैं समझ रही हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अनजाना दर्द, कोई अनकहा अपमान उनके अंदर जगह बना रहा हो। उस दिन के बाद राघव का फ़ोन कम ही आता, और जब भी आता संदीप या तो कहता, काकी अभी गैस पर सब्जी रखी है, बाद में बात कर लेना, या फिर आज तो नेटवर्क ही नहीं है ठीक से। धीरे धीरे फ़ोन की दूरी दिल की दूरी में बदलने लगी। अब संदीप और अनन्या का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। काकी ये भी कर दीजिए, काकी ऊपर वाले किराएदार ने चाय मांगी है, जरा दे आइए। काकी दूध कम पड़ गया, सुबह से ही किसी को बाहर जाना है। शुरू में काकी आप बैठिए, सुनने वाली सरस्वती को अब काकी जल्दी कीजिए ना ज़्यादा सुनाई देने लगा। जब भी वो कहती मैं जरा मंदिर तक घूम आऊँ, थोड़ा बाहर निकलने को जी कर रहा है, तो संदीप तुरंत कहता, काकी बाहर की हवा ठीक नहीं है, आपकी उम्र भी तो अब, और फिर अगर अचानक अनन्या को अस्पताल ले जाना पड़ा तो आप कहीं बाहर होंगी तो हमें मुश्किल हो जाएगी ना। कुछ दिन रुक जाइए, फिर देखेंगे। उनका दुनिया से नाता बस इस फ्लैट की दीवारें, अनन्या की करवटें और संदीप की ऑफिस आने जाने की आवाज़ तक सिमट गया। एक रात लगभग 10 बजे का समय था। अनन्या सो चुकी थी। संदीप बालकोनी में फ़ोन पर बात कर रहा था। सरस्वती रसोई में बचे बर्तनों को धोकर रख रही थी। अचानक उन्हें लगा कि बालकोनी से संदीप की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई है। देखो राघव, मैंने जो करना था कर दिया, तुम्हारी माँ यहाँ है, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा, जब डील की थी तो साफ कहा था ना, 1 लाख एडवांस और बाद में हर महीने अलग। अब बार बार और पैसे के लिए मत बोलो, मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा। राघव की हल्की दबे स्वर वाली आवाज़ भी सुनाई दी, पर साफ नहीं। फिर संदीप फिर बोला, भाई तूने खुद कहा था, भाई मेरी माँ बहुत सीधी है, उन्हें कुछ मत बताना, तुम बस बोल देना कि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। मुझे क्या पता था कि बाद में तू ही
और पैसे मांगने लगेगा, जैसे कोई सौदा कर रहा हो। ये शब्द सुनकर सरस्वती के हाथ से प्लेट फिसलते फिसलते बची। वो दहशत और हैरत के बीच सुनती रही। संदीप अब और भी तेज स्वर में, और सुन, अब पुलिस की बात मत करना। तू भी जानता है मैंने कोई लीगल पेपर साइन नहीं कराया, सब मुंह जवानी हुआ है। किसी को बताने जाओगे तो खुद फंसोगे, समझे? सरस्वती के कानों में इन शब्दों ने जैसे तूफान ला दिया। डील, सौदा, 1 लाख? मेरी माँ बहुत सीधी है, उन्हें कुछ मत बताना। उनके पैरों तले की जमीन जैसे खिसक गई। कपकपाते हाथों से उन्होंने दीवार पकड़ ली। उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, क्या मेरा राघव, मेरा अपना बेटा, मुझे यहाँ पैसों के लिए भेजा है? क्या सच में मेरे साथ सौदा हुआ है? उस रात उन्होंने तकिए में चेहरा छुपाकर रो रो कर आसमान से सिर्फ एक ही सवाल पूछा, हे भगवान, मैंने कौन सी कमी छोड़ दी उसके लालन पालन में? कहाँ गलती हुई? आंसू बहते रहे और उसी के साथ उनका भरोसा भी। अगले दिन सुबह की चाय बालकोनी में पीते समय सामने वाले फ्लैट की खिड़की से एक बुजुर्ग औरत झांक रही थी। बाल आधे सफ़ेद, आंखों में गजब की तेजी, चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान। अरे बहन, नई दिख रही हो यहाँ, नाम क्या है तुम्हारा? सरस्वती ने संकोच से कहा। जी, मेरा नाम सरस्वती है, मैं इंदौर से आई हूँ। मैं सावित्री मैम। इस सोसाइटी में सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। पहले स्कूल में प्रिंसिपल थी, अब रिटायर हो चुकी। कल से देख रही हूँ सुबह सुबह झाड़ू, कपड़े, बर्तन सब तुम ही करती रहती हो। बेटी और बेटा कहाँ है तुम्हारे? ये सरल सा सवाल सरस्वती के दिल में किसी तेज तीर की तरह लगा, पर उन्होंने झूठी मुस्कान ओढ़कर कहा, अरे बेटा, मेरा तो बस एक ही बेटा है, बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ संदीप के घर सेवा के लिए भेजा है, मतलब मदद के लिए। बहू भी बहुत अच्छी है। सावित्री ताई ने आंखों में गहरे से देखा। अच्छा? फिर हल्के स्वर में, देख बहन, अगर कभी दिल भारी लगे ना तो मेरे घर का दरवाज़ा खुला है, आकर चाय पीना, अकेले मत रोया कर। सरस्वती ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया। पर यह पहला मौका था जब किसी ने उनके दर्द को बिना सुने ही पढ़ लिया था। 1 डेढ़ हफ्ता और बीत गया। संदीप और अनन्या का व्यवहार अब साफ नौकरानी जैसा हो चुका था। काकी, ये कर लो, वो कर लो। काकी, खाना थोड़ा जल्दी बना देना, मुझे मीटिंग है। काकी, ये पोछा ठीक से नहीं लगा। सरस्वती अब बस काम करती, कम बोलती। एक दिन दोपहर में उनका दिल एकदम भर आया। सावित्री ताई के घर की घंटी बजा दी। आओ बहन, चेहरे से ही दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बैठो, पहले पानी पी लो। काफ़ी देर चुप रहने के बाद सरस्वती अचानक फूट पड़ी। शब्दों के बीच आंसू, हकलाई हुई आवाज़, सब मिलकर उन्होंने पूरी बात कह दी। रात को सुनी बात, सौदे की रकम, बेटे का नाम, अपने ही घर से धकेले जाने की टीस। सावित्री ताई बहुत देर तक बिना बोले सुनती रही। फिर धीमे लेकिन मजबूत स्वर में बोली, सरस्वती, अब रोना बंद कर। जो हो गया वो हो गया। अब ये सोच, तू क्या चाहती है? चुपचाप इस घर में नौकरानी बनकर जिंदगी ख़त्म कर देगी या अपने लिए खड़ी होगी? सरस्वती ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरा बेटा मेरी जड़ है, मैं उसके खिलाफ कैसे खड़ी हो जाऊं? ताई, सावित्री बोली, ये लड़ाई तेरे बेटे के खिलाफ नहीं, उसके किए पाप के खिलाफ है। और याद रख, जो माँ अपने लिए खड़ी होना सीख जाती है ना, वो कई और माँओं की हिम्मत बन जाती है। मैम ने अपनी भांजी नूपुर को फ़ोन मिलाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी, बुजुर्गों के अधिकार और घरेलू शोषण पर। नूपुर शाम को ही आ गई। उसने पूरे मामले की डिटेल सुनी, फिर बोली, ताई, कानूनी दृष्टि से तो ये बहुत बड़ा अपराध है, किसी इंसान का सौदा करना, लेकिन माई जो कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। पहले इन्हें सुरक्षित जगह निकालते हैं, फिर आगे की बात सोचेंगे। सरस्वती ने एक पल को संदीप और अनन्या के चेहरे याद किए। अनन्या की आंखों में कई बार सच्चा दर्द
अकेलापन, डर भी दिखा था। नुपुर बेटी, मैं संदीप और अनन्या के खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहती। गलती सबसे बड़ी मेरे बेटी की है। उसने मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी करतूत का सामना करे। वो ये ना समझे कि माँ हमेशा हर गलती पर आंसू बहाकर उसे माफ़ कर देगी। नुपुर ने सिर हिलाया। ठीक है माई, हम तुम्हारे बेटे का कानून और समाज दोनों के सामने खड़ा करेंगे, पर पहले तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। तुम इस घर से निकलना कब चाहती हो? उस रात सरस्वती ने पहली बार डर के ऊपर हिम्मत को चुना। सुबह संदीप अनन्या को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, काकी आज हम देर से आएंगे, घर का ध्यान रखना। उनके जाने के कुछ ही समय बाद नुपुर कार लेकर नीचे खड़ी थी। सरस्वती ने जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े, अपनी डायरी और भगवान की छोटी सी तस्वीर बैग में डाली। घर के मेज़ पर एक चिट्ठी रखी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उस चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, संदीप, अनन्या, मुझे सब पता चल चुका है। मेरा सौदा हुआ था और इसमें तुम भी शामिल थे, पर मैं तुम दोनों के खिलाफ कोई केस नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे घर में आने वाले बच्चे को उसकी माँ बाप की ज़रूरत है, पुलिस की वर्दी की नहीं। पर मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। सरस्वती। उधर इंदौर में मीरा और राघव ने सरस्वती के कमरे को पूरी तरह बदल दिया था। दीवारों पर नए पेंट, एक साइड पर मीरा का सिलाई मशीन और डिज़ाइनिंग टेबल, दूसरी तरफ राघव का लैपटॉप सेटअप। पड़ोसी पूछते, अरे राघव, कब तक रहेगी तुम्हारी माँ पुणे में? राघव हंसकर कहता, बस अब तो किसी भी दिन आ जाएगी। वहाँ बहुत सम्मान मिलता है उन्हें, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। उन्हें क्या पता था सरस्वती अब किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए लौट रही थी, पर सीधे इस घर पर नहीं, पहले अपनी बहन जैसी बन चुकी सावित्री मैम के रिश्तेदारों के पास, जो उसी शहर के एक और मोहल्ले में रहते थे। नुपुर ने एक स्थानीय न्यूज़ पोर्टल और एक ईमानदार रिपोर्टर से बात की, आरव मिश्रा, जो सामाजिक मुद्दों पर सीटिंग और जागरूकता कार्यक्रम करता था। आरव ने पूरी बात सुनी और बोला, माँ जी, अगर आप सच में चाहती हैं कि आपका बेटा अपनी गलती का सामना करे तो मैं मदद करूँगा, पर यह कोई तमाशा नहीं होगा। हम इसे एक संदेश की तरह दिखाएंगे जिससे और लोग सबक लें। योजना बनाई गई। 1, कॉल रिकॉर्डिंग, राघव से फ़ोन पर बात करवाई जाएगी जिसमें वो खुद कबूलेगा कि उसने पैसे लिए थे। 2, फिर एक कॉल संदीप को, ताकि दोनों की बात का मिलान हो सके। 3, इसके बाद इंदौर की उस कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल में बुजुर्गों के सम्मान पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें स्थानीय लोग और मीडिया को बुलाया जाएगा। और 4, अंतिम समय पर सरस्वती को सबके सामने लाया जाएगा और रिकॉर्डिंग चलाकर राघव से सच पूछा जाएगा। रात को एक कमरे में सब बैठी थी, सावित्री, ताई, नुपुर, आरव और सरस्वती। फ़ोन पर स्पीकर ऑन था, रिकॉर्डिंग चालू। नुपुर ने राघव का नंबर डायल किया। हेलो, नमस्ते राघव जी, मैं पुणे से नुपुर बोल रही हूँ, संदीप की एक जानकार। आपकी माँ के बारे में बात करनी थी। राघव पहले तो थोड़ा उलझा, फिर बोला, माँ? हाँ, क्यों, सब ठीक तो है ना? नुपुर ने हल्के हल्के सवालों के बीच बात को घुमाया, फिर अचानक कहा, देखिए, इंसान के सौदे में जो रकम तय हुई थी उसमें अब संदीप कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने 1 लाख एडवांस दे दिए थे आपको। क्या ये बात सही है? कुछ पल की चुप्पी, फिर राघव दबे स्वर में हकलाता हुआ, देखिए, आप ये बातें फ़ोन पर मत करिए। हाँ, मैंने पैसा लिया था, माँ के रहने खाने और सेवा के बदले। आप लोगों को भी फ़ायदा, हमें भी। इसमें गलत क्या है? मैंने उन्हें सुरक्षित जगह पर भेजा है, बस इतना ही काफ़ी था। रिकॉर्डिंग बंद हुई और कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सरस्वती ने खुद की ही आवाज़ अंदर से सुनी, तूने मुझे माँ कहकर नहीं, सौदा समझकर देखा था बेटा। 2 दिन बाद इंदौर की वही कॉलोनी जहाँ कभी लीला चाची ने कहा था तेरी तो लॉटरी लगी है, वहीं के कम्युनिटी हॉल में एक कार्यक्रम रखा गया।
वृद्धों का सम्मान, जिम्मेदारी या बोझ। पोस्टर पर आरव मिश्रा का नाम, कुछ स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के नाम, राघव और मीरा को भी न्योता भेजा गया। आपकी माँ के अनुभवों पर भी हम बात करना चाहेंगे, आप जरूर आइएगा। राघव ने सोचा, क्या बात होगी माँ की, शायद उन्हें बुला भी लिया होगा वीडियो कॉल पर। अच्छा ही है, थोड़ा समाज में नाम और बढ़ेगा हमारा। मीरा ने नए कपड़े पहने, हल्का मेकअप किया। दोनों हॉल में पहुंचे तो काफ़ी लोग बैठे थे, पड़ोसी, कुछ अनजान चेहरे और सामने माइक वाला स्टेज। आरव ने मंच से बोलना शुरू किया, दोस्तों, हम सब कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करते हैं, पर सवाल ये है, क्या सम्मान सिर्फ पैसों से, अच्छे कमरे से, कुछ मीठे शब्दों से हो जाता है, या सम्मान का मतलब है ईमानदारी, सत्य और सुरक्षा देना। भीड़ शांत थी। राघव और मीरा पहली पंक्ति में बैठ गए, थोड़ा गर्व से, थोड़ा उत्सुकता से। आरव ने आगे कहा, आज हम एक ऐसी माँ की कहानी सुनाएंगे जिनका बेटा उन्हें बहुत प्यार से रानी माँ कहता था, पर उन्हीं को कुछ रुपए के बदले एक दूर शहर में भेज आया। हल्की सरगोशियाँ शुरू हो गई। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने खुद को समझाया, ये किसी और की बात होगी। आरव ने रिमोट से स्क्रीन ऑन कर दी। एक रिकॉर्डिंग चली, नुपुर की आवाज़ और फिर राघव की। हाँ, मैंने पैसा लिया था माँ के रहने खाने और सेवा के बदले। इसमें गलत क्या है? मीरा के हाथ से पर्स गिर गया। राघव की सांसें जैसे रुक गई। लीला चाची ने पीछे से फुसफुसाया, अरे ये तो राघव का आवाज़ लग रहा है। आरव ने माइक पर कहा, ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये सोच है जो आजकल धीरे धीरे पनप रही है कि माँ बाप बोझ हैं और जो उन्हें थोड़े समय के लिए कहीं रख दे वो खुद को बहुत समझदार मानता है। मीरा अचानक उठ खड़ी हुई, ये झूठ है, आपने रिकॉर्डिंग एडिट की होगी। हम अपने माँ जी से बहुत प्यार करते हैं। वो तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं, पुणे में। कहाँ? आरव शांत स्वर में बोला, अच्छा, तो शायद आपने उन्हें पहचाना नहीं या पहचानना नहीं चाहती। पर्दे के पीछे से धीरे धीरे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी, कमज़ोर कदमों से चलती हुई आकृति मंच पर उतर आई। कमरे की हर आंख उस पर टिक गई। वो थी सरस्वती देवी। राघव की आंखें फैल गई। माँ! मीरा के होंठ सूख गए। भीड़ में हलचल मच गई। अरे सरस्वती जी, ये तो राघव की माँ है। सरस्वती ने मंच पर खड़े होकर अपने बेटी की तरफ देखा। कुछ पल चुप रही, फिर माइक्रोफोन पकड़कर बोली, धन्य हो बेटा, तूने मेरी कीमत लगा दी। 1 लाख में माँ मिलती है आजकल, या फिर महीने में कुछ नोटों में माँ की सेवा का ठेका दे दिया जाता है। राघव घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ नहीं आया। मीरा ने कहा था सपनों के लिए। मीरा चिल्ला उठी, हाँ मैंने कहा था, क्या गलत कहा? हम भी तो इंसान हैं, हमें भी ज़िंदगी चाहिए। माँ जी को हमने कहाँ मारा पीटा, बस कुछ दिन के लिए भेजा था। भीड़ ने हुटिंग शुरू कर दी, शर्म करो, माँ बाप को बेचते हो आप, पुलिस बुलाओ। इन पर आरव ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। सरस्वती ने माइक हटाया, सामने आकर राघव के पास पहुंची। उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। खबरदार, जो जुबान से मुझे फिर माँ कहा। जिस दिन तूने मेरे नाम पर सौदा किया, उसी दिन तूने अपना हक भी खो दिया। राघव सिसकते हुए बोला, माँ गलती हो गई, मैं बहुत पछता रहा हूँ। सरस्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज़ मजबूत थी। पछतावा भी उसी का मानो जो गलती इंसान होकर करे। तूने तो अपनी माँ को चीज़ बनाकर देख लिया। और सुन, आज से मेरा तेरा घर, तेरे पैसे, तेरी जिम्मेदारी से कोई रिश्ता नहीं। मेरा भगवान से, अपने आप से और अपने आत्मसम्मान से रिश्ता है, बस वही रहेगा। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर भी हॉल में पहुंच चुके थे, जिन्हें आरव और नुपुर ने पहले ही सूचना दे दी थी। इंस्पेक्टर ने सामने आकर कहा, कानून किसी भी इंसान का सौदा करना, चाहे वो अपने ही परिवार का सदस्य हो, अपराध है। हम केस दर्ज कर सकते हैं। वो सरस्वती की तरफ देखने लगा।
सरस्वती थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं माँ हूँ। बेटा चाहे कितना भी गिर जाए, जेल के अंदर उसका चेहरा रख देखूंगी तो मेरा ही दिल फट जाएगा। एक शर्त पर केस नहीं करूंगी। ये दोनों, राघव और मीरा, 6 महीने तक शहर के वृद्धाश्रम में जाकर रोज सेवा करेंगे। बुजुर्गों के पैरों में तेल लगाएंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे, उनका अकेलापन सुनेंगे। तब शायद इन्हें समझ आए कि माँ बाप बोझ नहीं होते, वरदान होते हैं। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाकर कहा, आप चाहे तो इस शर्त को हम लिखित में ले सकते हैं, ताकि ये सिर्फ आज के आंसू ना हो, कल की जिम्मेदारी भी बने। राघव और मीरा दोनों रोते हुए हामी भरने लगे। भीड़ में बैठे कई लोग चुप हो गए। किसी के दिल में अपने माँ बाप की याद उभर आई, किसी को अपने किए हुए कटु वचन याद आ गए। कुछ दिनों बाद सरस्वती ने सावित्री ताई और नुपुर के साथ एक सम्मानजनक सीनियर लिविंग होम में रहने का फैसला किया, जहां वो सिर्फ किसी की मां नहीं बल्कि स्वयं सेवक, मार्गदर्शक और प्रेरणा बन सकती थी। वो वहां की अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ बैठकर गप्पे लगाती, भजन गाती और कभी कभार बच्चों को कहानियां सुनाती। एक था बेटा जिसे लगा कि माँ को पैसे में तोला जा सकता है। बच्चे बीच में पूछते, फिर दादी उसका क्या हुआ? सरस्वती मुस्कुरा देती, उसे उसकी ही गलती से सबक मिला। और माँ ने आंसू पोंछकर दूसरों को मुस्कुराना सिखा दिया। इधर इंदौर में राघव और मीरा हर शाम वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करते। कई बार वहाँ सरस्वती की तस्वीर दीवार पर टंगी देख लेते। सम्मानित सदस्य सरस्वती देवी। उनके दिल में चुभन होती, अपराध बोध भी, पर यही उनकी सजा थी और शायद यही सुधरने का रास्ता भी। दोस्तों, जब औलाद अपने ही माँ बाप को बोझ तोलने लगती है, जब सपनों की दौड़ में सबसे पहले माँ की आहुतियाँ चढ़ाई जाती हैं, जब माँ के लिए कमरा नहीं बचता पर दुकान, ऑफिस और लग्जरी के लिए जगह निकल आती है, और फिर भी माँ दिल से माँ ही होती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये दुआ जरूर चलती रहती है कि मेरे बच्चे गलती करें पर कभी अकेले ना रहें। इंसान गिर जाए पर इतना भी ना गिरे कि माँ को बेच दे। इसलिए माँ बाप को जिम्मेदारी मत समझिए, आशीर्वाद समझिए। उनके साथ बिताए पल खरीदी हुई महंगी चीज़ों से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं।